जय भारत जय संविधान सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के बारे में। हमारी एक उद्देश्य संस्था है जो संविधान के प्रचार प्रसार के लिए काम करती है, और इसी तरह के हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो लोगों में जागरूकता रहे और लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार रहे, संविधान का प्रचार प्रसार हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और डी है महात्मा गांधी। तो इसमें मैंने पहले ही आंसर लगा दिए हैं, तो इसमें है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आदि उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए आदि आदि, इस तरह से हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो उसमें ये जो शब्द आते हैं जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्रम के अनुसार पहले नंबर पे ही आता है, सेकंड समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये हमारा फोर्थ आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो संविधान में निहित है और ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सही है। नेक्स्ट इसमें बाकी को जो ऑप्शन है ये पढ़ लेते हैं हम। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। राष्ट्र अध्यक्ष की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर लिखा है राष्ट्र अध्यक्ष प्रेसिडेंट। पहले जब मूल संविधान था तो उसमें प्रेसिडेंट ही शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी मनोवृत्ति को चेंज किया और इसको राष्ट्र अध्यक्ष की जगह राष्ट्रपति का प्रयोग करने लगे। लेकिन राष्ट्रपति एक संवैधानिक शब्द नहीं है, जबकि संवैधानिक जो शब्द है प्रेसिडेंट, राष्ट्र अध्यक्ष ही इसका जो एक सही शब्द है इसका उच्चारण। नेक्स्ट ऑप्शन है, सभी मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। यदि आपातकाल लग जाता है उस समय भी सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी, और किसी भी रूप में उसका प्रतिषेध करता है। ये आर्टिकल है 17। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 17। आर्टिकल नंबर 16 अवसर की समानता के बारे में बात करता है कि लोक नियोजन के विषय में किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता होगी। आर्टिकल 15 बात करता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 18। ये उपाधियों के अंत के विषय में बात करता है। तो हमारा ऑप्शन 17 नंबर सही रहेगा इसमें। अब आगे देखते हैं हम, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? मैंने जैसे अभी बताया था कि आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों के अंत के विषय में बात करता है कि किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे कि हमारे सेना के जवान हैं उसमें कुछ उपाधि दी जाती है, लेकिन वो ये सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही अब इस तरह की उपाधि होगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सामाजिक स्तर पर इस तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे कि अंग्रेज़ों के समय में सर की उपाधि, इस तरह की उपाधि दी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान समय में इस तरह की उपाधियों को जब से संविधान लागू हुआ है तब से इनको समाप्त करते गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार सिर्फ संसद, ये क्वेश्चन नंबर है, ये मेन है, इसमें पॉइंट है संसद। ठीक है, संसद को ही मेन अधिकार है कि किसी भी नए राज्य की स्थापना करना, एक राज्य में से 2 राज्य का विघटन कर देना,
जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विघटन किया गया था। इस तरह का संसद को पावर है कि राज्यों को, जैसे कि हमारे 28 स्टेट है और 8 यूटी है वर्तमान समय में, अगर संसद यदि चाहे मेजॉरिटी के साथ इनको 28 की जगह 56 भी कर सकती है, इनको बढ़ा भी सकती है राज्यों को, उनके किसी भी आधार पर उनको रीजनेबल रीजन देकर उनको बढ़ा सकती है। तो ये संसद के पास ही पावर है कि वो नए राज्यों का पुनर्गठन कर सकती हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति में चेंज कर सकती हैं। तो ये तमाम अधिकार आर्टिकल नंबर 3 में दिए गए हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। भारत के संविधान के निर्माता का मत किस में प्रतिबिंबित होता है? मौलिक अधिकार ए नंबर, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना और डी नीति निर्देशक तत्व। तो ये हमारा आंसर आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारे संविधान के निर्माता का मत प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आर्टिकल नंबर 16 अवसर की समता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम अनुच्छेद 21 का क्या संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, सूचना का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है हमारा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा? ये आर्टिकल 48 के अनुसार ये हमारे DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बातें बताई गई है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। ये आर्टिकल नंबर 48 में इसको बताया गया है। आर्टिकल 45 में शिक्षा से संबंधित विषय में बताया गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो ये है हमारे 11। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। ये इस तरह की उसमें बात बताई गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यह संबंधित है देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये एक मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है या प्रस्तावना है? ये एक तरह का मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। आगे, यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब आजीवन कारावास होगा, कोई दंड नहीं होगा, आर्थिक दंड होगा, 1 माह सजा होगी। यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब कोई दंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है? आर्टिकल नंबर 23, 24, आर्टिकल 25 और अनुच्छेद 26। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को एक तो कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 के विषय में बात बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 29 है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यदि कोई धार्मिक है और भाषा के आधार पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, यह आर्टिकल 29 में बात बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किस अनुच्छेद में गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार बताए गए हैं? तो अनुच्छेद नंबर 22 में, अनुच्छेद जो है 22 है, इसमें गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार के विषय में बात बताई गई है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार यदि किया जाता है तो उसको, यदि व्यक्ति पूछना चाहता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया, इस तरह के वो पुलिस का कर्तव्य है कि वो अपना बताएगा उनके विषय में, और 24 घंटे के अंदर सहशरीर मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना होगा। इस तरह की चीज़ें उसमें बताई गई हैं आर्टिकल नंबर 22 में। तो ये हमारा आर्टिकल 22 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित है। हम आगे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग
संविधान की आत्मा कहलाता है। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 जो है इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के विषय में बताया गया है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो ये हमारा जो है ये धार्मिक न्याय है एक तरह का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ये धार्मिक न्याय है जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सिर्फ 3 तरह के न्याय के विषय में बताया गया है, एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जबकि धार्मिक न्याय के विषय में उसमें बात बताई नहीं गई, कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर धार्मिक न्याय होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात बताई गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सिर्फ 3 प्रकार के न्याय के विषय में बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे हम देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय की जो नागरिकता है वो किस आधार पर हमें प्राप्त नहीं हो सकती है? जन्म के द्वारा ये प्राप्त हो सकती है, ये बिल्कुल सही है। देशीकरण द्वारा, यदि कोई विदेश का भारत में आ जाता है तो देशीकरण द्वारा भी उसको नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट है, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, यदि पाकिस्तान का कुछ भाग भारत में सम्मिलित हो जाता है तो वो भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय बैंक में धन जमा करके किस आधार पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिल सकती है? ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, तो ये आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ था कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल। तो ये आएगा हमारा संसद। ठीक है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? यह है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तराखंड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये उत्तराखंड है, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस अनुच्छेद में ये बातें बताई गई है? आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 जो 4 है, मतलब कि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के विषय में इसमें बात बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट की बात कही गई है? तो ये आर्टिकल नंबर 46 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 46 है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये आर्टिकल नंबर 51 है। कौन सा आर्टिकल है? 51 है। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे हम देखते हैं, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, 4 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना, इस तरह से कुछ प्रोग्राम भी कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाना,
एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन करना, इस तरह की चीज़ें, इस प्रकार 9 प्रकार के उनको आज़ादी दी गई है अनुच्छेद 19 में। आगे है हमारा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लिखित है। तो ये भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के विषय में बात बताई गई है। IAS का पूर्ण नाम क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या नाम है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। पूना पैक्ट समझौता पर किस महान पुरुष ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? महात्मा गांधी जी ने, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहाँ बोधिसत्व कहकर संबोधित किया गया था? तो इसका आंसर है रंगून। रंगून में उनको बोधिसत्व कहकर संबोधित किया गया था। आगे हम पढ़ते हैं, भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। देश का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय। देश का सबसे पहला उच्च न्यायालय है जो सबसे पहली बार बना था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 80, और जो जबकि राज्यसभा सीटों की जो संख्या है वो 100 है, जबकि विधानसभा सीटों की जो संख्या है 403 है। कितनी है? 403। नेक्स्ट देखते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? उनकी समाधि स्थल महाराष्ट्र मुंबई में है, और उनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम चैत्य भूमि है। आगे देखते हैं हम, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट है, अशोक चक्र किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष थे। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति से है, लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा शब्द है जो मुझको एक असंवैधानिक लगता है, क्योंकि मूल संविधान में राष्ट्राध्यक्ष या प्रेसिडेंट का ही जिक्र है। प्रेसिडेंट का हिंदी में अनुवाद करें तो अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष का अगर वो भारत को रिप्रेजेंट करता है तो वो राष्ट्र के संदर्भ में होगा। तो इस आधार पर जो अध्यक्ष शब्द ही उसके मैं उचित मानता हूँ, इसलिए इसमें अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अन्ना जॉर्ज थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 19। ये वाक्य भाषा से संबंधित है, बोलने से, कहीं पे आवागमन, व्यापार, इस तरह से संबंधित है। आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 प्राण एवं देह शत्रुता से संबंधित है। आर्टिकल 21 शिक्षा से संबंधित है, और प्राण और देह की शत्रुता से संबंधित आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 20 का अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संबंधित है, जो ये बताता है कि यदि कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो आपको गिरफ्तार होने का कारण भी जानना चाहिए, और उसके लिखित में भी उनके पास वारंट होना चाहिए। इस तरह की औपचारिकताएँ हैं जो आर्टिकल 22 में बताई गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। इसमें ये बताया गया है कि इसमें सटीक आंसर कौन सा होगा जो इसको सेंटेंस को सेटिस्फाई करता हो। विश्वास बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। नैतिकता बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। कार्य बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो इसमें आंसर आएगा अधिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत की विदेश नीति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 51 कम्युनल अवार्ड से दलितों को कौन सा राजनीतिक अधिकार मिला था? कम्युनल अवार्ड से दलितों को विदेश जाने का अधिकार मिला, ये गलत है। दोहरे मत का अधिकार मिला, ये सही है। आगे देखते हैं। बोलने का अधिकार मिला, ये भी गलत है। नेक्स्ट है पढ़ने का अधिकार, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है दोहरे मत का अधिकार कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है मेरा आपको एक ही संदेश है, पढ़ो, संगठित रहो, प्रचारक बनो, आत्मविश्वासी बनो और आशावादी बनो। यह किस महापुरुष का कथन है? ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पेरियार ईसवी रामास्वामी नायकर, राहुल संकृत्यान। तो ये कथन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। संविधान की प्रस्तावना के रचयिता कौन थे? संविधान की प्रस्तावना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी इसके रचयिता थे। जो भारतीय संसद में संविधान की जो प्रस्तावना सबसे पहले लाए थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, जो कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया था जो कि उनकी जो प्रस्तावना थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और बाकी संसद के अन्य सदस्यों द्वारा, जो कि उनकी प्रस्तावना को नहीं माना गया। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उन्होंने संविधान लिखा और उसके साथ ही प्रस्तावना को भी उन्होंने संसद में पास कराया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना की रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो संविधान का पहला पेज माना जाता है और ये संविधान की आत्मा भी होती हैं। तो इस तरह के मैंने 50 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे और आप बाकी लोगों को भी शेयर करना, जिससे कि बाकी लोगों को भी इस के बारे में जानकारी हो। तो इस तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा और आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय संविधान।